नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। हम इतिहास के एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जिसकी भयावहता का हमें अंदाज़ा नहीं है। हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा देश कितना बदल गया है। तरह तरह की रैंकिंग आती है, कहीं से इधर से रैंकिंग आती है, कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रैंकिंग आती है, कहीं प्रेस फ्रीडम पे आती है, कभी ह्यूमन राइट पे आती है, कभी पॉल्यूशन पे आती है, कभी गरीबी पे आती है, भुखमरी पे आती है। सारी रैंकिंग्स हम लोग देखते हैं, वो हमारे लिए खबर होती हैं कि हाँ रैंक गिर गई। लेकिन हम उसको इस रूप में नहीं देखते कि हमारा भारत बदल गया। हमारा भारत लगातार बदल रहा है और भारत कैसा स्वरूप लेता जा रहा है, इस तरफ हम उन रैंकिंग को देखते हुए ध्यान नहीं देते हैं। आज भारत में जो कुछ हो रहा है, आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो कुवैत में हो रहा हो, चाहे वो इलाहाबाद में हो रहा हो, चाहे वो लंदन में हो रहा हो, ये सब एक संदेश दे रहा है। और ये संदेश ये कतई नहीं है कि कोई एक धर्म के खिलाफ अभियान चल रहा है, और ये संदेश ये भी नहीं है किसी एक धर्म के लोगों को बदनाम किया जा रहा है, और ये संदेश ये भी नहीं है कि वो धर्म, उस धर्म के मानने वाले अनुयायियों में से कुछ हिंसा पर उतारू हैं, बल्कि संदेश कुछ और है। और इसी संदेश के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। हम धार्मिक स्वतंत्रता नहीं खो रहे हैं, बहुत छोटी चीज़ है, हम उससे कहीं ज़्यादा खो रहे हैं। हम क्या खो रहे हैं वो हमको समझना होगा। पूरी दुनिया क्या पहले खो के बर्बाद और बदनाम हो चुकी है वो हमको समझना होगा। आज इसी के बारे में बात होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन हम आप ही से लेते हैं, ना तो किसी पार्टी से लेते हैं, ना किसी कॉरपोरेट से लेते हैं। इसलिए आप अगर हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है, आपकी सारी निजी आवश्यकताओं के बाद में धन बचता है, तो उसमें से बहुत थोड़ा सा धन आप हमें दे सकते हैं। हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। हमारा एक बार कोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, QR कोड, जिसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ, फिर बातचीत जारी करते हैं। इससे पहले कि हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, कुवैत की बात करें, इस नए चलन की बात करें, सबसे पहले मैं आपको एक शब्द से परिचित कराना चाहूँगा, और वो है क्रिस्तालिनाख्त। क्रिस्तालिनाख्त जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, टूटे शीशों की रात। ये टूटे शीशों की रात जर्मन इतिहास की बहुत भयावह रात थी, और उसकी वजह थी कि वहाँ पे एक नवंबर प्रोग्राम नाम से रातों रात नाज़ी सरकार ने एक अभियान चलाया, और उसके तहत उनके नाज़ी फोर्सेस एक ऐसी बस्ती में गए जहाँ बड़े बड़े मॉल थे, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे यहूदियों के, शीशों के बने हुए, और उस पूरी रात उनको तोड़ा गया, उनको बर्बाद किया गया। और इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ यहूदी रहते थे। यहूदियों के इस पूरे संस्थानों पे तब बुलडोज़र नहीं होता था, और उनके इस कारोबार पे, उनकी इस बस्ती पे जो तोड़ फोड़ की गई, जो हमला किया गया, उसकी वजह कोई यहूदी समाज की गलती नहीं थी। यहूदी समाज का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी, बल्कि यहूदी तो अपने आप को कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक रह गई, अपने आप को और बदलने वाले मूड में रहते थे। जैसा बीच बीच में अभी कल एक संगठन निकल आया, संगठन तो जमीयत उलेमाए हिंद है, एक उससे मिलते जुलते नाप का जमात उलेमाए हिंद बना, और उसमें क्या क्या फतवे जारी कर दिए, और ये बताने की कोशिश की कि भाई हम मुसलमान सब एडजस्ट करने को तैयार हैं। एक जो राजदूत था जर्मनी का, उसको एक ज्यूस पोलिश लड़के ने, यानी वो लड़का भी पोलैंड का रहने वाला था, उसने एक राजदूत को मार दिया था वहाँ पे, जिसका बदला 17 साल के लड़के ने जो हत्या की, उसका बदला यहाँ जर्मनी में यहूदियों के साथ लिया जा रहा था। इसको अगर आप थोड़ा सा भारतीय संदर्भों में कल्पना करना चाहें
तो ये ठीक वैसा है कि जैसे नूपुर शर्मा ने कोई टिप्पणी की तो उसका बदला लेने के लिए कहीं इराक में, कहीं जर्मनी में, कहीं पाकिस्तान में, कहीं बांग्लादेश में सरकारें निकल पड़े, सरकारें, व्यक्ति नहीं, निकल पड़े और छांट छांट के हिंदुओं को पीटना शुरू कर दें। यहूदियों ने लगातार जर्मनी में ये झेला है, लगातार वहाँ पर हुआ है। और जब आप वहाँ की तोड़फोड़ को याद करते हैं तो आपको यहाँ का बुलडोज़र याद आता है। बुलडोज़र जा रहा है, मकान गिरा रहा है, यह हम सब देख रहे हैं, लेकिन हम सब उसका प्रशासनिक और संवैधानिक पहलू देखने के बजाय हमारा सारा ध्यान इस घटनाक्रम के राजनीतिक पहलू पे ज़्यादा है। सरकारी अधिकारी जा रहे हैं, किसी आदमी का घर तोड़ रहे हैं और इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि वो किसी प्रदर्शन में शामिल था। प्रदर्शन में शामिल था अगर एक आदमी, तो जो प्रशासनिक कार्रवाई है, प्रशासनिक गतिविधियां हैं, जो उसने प्रदर्शन के अंदर गलत या सही जो भी किया उसको लेकर कार्रवाई होना चाहिए, उसको लेकर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि उसका घर तोड़ देना चाहिए। ये मामला सिर्फ इतना नहीं है कि वो घर तोड़ दिया गया, मसला सिर्फ इतना नहीं है कि वो मुसलमान था, मसला ये है कि वो भारत का नागरिक था। और भारत का एक नागरिक अगर चोरी करता है तो उसको आप छिछोरपंथी में भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, चोरी में ही गिरफ्तार करना पड़ेगा, कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। अगर वो नारे लगाने गया था, उसने पत्थरबाजी की थी, तो पत्थरबाजी के लिए कुछ तो धारा होगी, कुछ तो कानून होगा, नियम होगा। सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कैसे कर सकती है? ये तो गुंडों की तरह होता है। गुंडे जो काम करते हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया, ठीक है बेटा, मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा। फिर मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि इसने जो किया उसकी सज़ा देनी है, बल्कि मेरी सज़ा मेरे दिमाग में होता है सामने वाले को पीड़ित करना, उसको सज़ा देना। स्टेट आपका घर तोड़ रही है, किस बात के लिए तोड़ रही है? इस बात के लिए तोड़ रही है जिससे घर का कुछ लेना देना नहीं है। अब आपके अंदर इतना साहस भी नहीं है कि आप तोड़ रहे हो तो कह सको कि मैंने इस काम के लिए तोड़ा है, तो कानून आपसे हिसाब किताब करे, तो आप जो है बहाने बनाते हो। जी वो अवैध निर्माण था इसलिए मैंने उसको तोड़ दिया। अब आपने तोड़ दिया है, नष्ट हो गया है, सबूत भी नहीं है कि वो अवैध था या नहीं था, कैसे साबित होगा? लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ देखना चाहता हूँ, नागरिक के नाते मुझे जिस चीज़ से डर लग रहा है, बात प्रदर्शन की नहीं है, पत्थर फेंकने की भी नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि जो सरकार है उसने मेरी आज़ादी में कहीं ना कहीं जाके एक बड़ा हक हासिल कर लिया जो मेरी फ्रीडम को इंटरवीन करता है। अगर आप गैरकानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ना तो दूर की बात, बगैर नोटिस के अगर घर तोड़ने आ जाते हैं तो उस देश का नागरिक सीना तान कर खड़ा होता था, कहता था कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ, नोटिस भेजा था तुमने। ये नागरिक का अधिकार था, हमारी आज़ादी थी, हमारी फ्रीडम थी, और ये इसलिए दी गई थी ताकि कोई भी आदमी गलत और गैरकानूनी तरीके से और ख़राब नीयत से, इसको मैं ख़राब नीयत ही मानता हूँ क्योंकि आप बदले की भावना से ये कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी नागरिक बदले की भावना से, ख़राब नीयत से मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। ये ठीक वैसा ही है कि सड़क पे आप जा रहे हैं और एक पुलिस वाले को आपने नमस्ते नहीं किया, दूसरे दिन वो आपकी बाइक रोक के आपका चालान कर दे, आप कागज़ दिखाते रह जाएं। इसको हमको समझना होगा। ये मामला सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए सरकार कर रही है और आपको या मुझे लगता है कि मुसलमानों को सबक सिखाना ठीक है तो मैं खुश हो जाऊं। नहीं, ये सरकार के निजी ज़िंदगी में बढ़ते हस्तक्षेप का उदाहरण है। ये हमारी आज़ादी छिन जाने का उदाहरण है, हमारी आज़ादी के अंदर सरकार का दखल बढ़ जाने का उदाहरण है, और उससे भी ज़्यादा उदाहरण इस लाचारी का है कि इतना बड़ा अत्याचार, मकान तोड़ देना, फर्जी मुठभेड़ में किसी को मार देना। हैदराबाद वाला मामला हुआ था, आपको याद होगा, उस लड़की से बलात्कार के मामले में किस प्रकार वहाँ के पुलिस वालों ने 2-3 बेकसूर लड़कों को मार दिया, और दुनिया भर में हमारे जैसे मूर्ख उनको कंधे पे घुमा के घूमते रहे, कंधे पे बिठा के। उस पुलिस अधिकारी को, उस एसएसपी को महान घोषित कर दिया गया। बाद में जांच रिपोर्ट आई है कि वो सब झूठी हत्याएं थीं, जानबूझकर मारा गया था।
ताकि मामले को दबाया जा सके, और 10 पुलिस वालों के खिलाफ FIR हुई है। स्टेट आम आदमी की जो फ्रीडम है, ह्यूमन राइट का लोग मजाक उड़ाते हैं, यही मानवाधिकार हैं भैया। हम इंसान होने के नाते हमारे कुछ हक हैं जिसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स सरकार के खिलाफ होते, सरकार के मुकाबले होते हैं। सरकार से नागरिक की हिफाजत करने के लिए ह्यूमन राइट होते हैं। कुछ लोगों को ह्यूमन राइट का मतलब कुछ समझ में आता नहीं, कहने लगते हैं हमारे ह्यूमन राइट नहीं है क्या, आतंकवादी के ह्यूमन राइट है तो हमारे नहीं है क्या। आपके ह्यूमन राइट हैं, वो सरकार से बचाने के लिए हैं, आतंकवादियों से बचाने के लिए सरकार के पास बाकायदा कानूनन राइट हैं, और आपके पास भी कानूनन राइट हैं। तो उन कानूनन राइट्स को आप जो है वो ह्यूमन राइट का नाम क्यों देना चाहते हो, ये सोचने वाली बात है। और ये कौन लोग दे रहे हैं? ये वो लोग दे रहे हैं जो शरारत करते हैं और सरकार के अथॉरिटी को शरारत के ज़रिए सही साबित करना चाहते हैं, और ह्यूमन राइट को बदनाम करके, सरकार को आतंकवादी के साथ में तुलना करके सरकार का अधिकार आपके जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, आपकी आज़ादी को कम करना चाहते हैं, आपकी फ्रीडम को कर्टेल करना चाहते हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी जैसे शब्द गढ़े। प्रोटेस्ट पूरी दुनिया में होते हैं। कल मेरे एक दोस्त सोशल मीडिया पे कह रहे थे कि ये तो पत्थरबाजी है, तो मैंने उनको 10, 20, 25 जो है वो अखबार की निकाल के सर्च करके, गूगल पे आप भी करिए, कटिंग भेज दी कि केरल से लेके कर्नाटक से लेके कहाँ कहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे हैं। आपने भी देखा होगा टीवी चैनल्स पे, जब भी कहीं प्रदर्शन होता है उधर से पत्थर फेंकते हैं। पुलिस वाले भी जवाबी तौर पे पत्थर फेंकते हैं। पुलिस वाले वो लकड़ी का, बैंत का पहले गोल गोल शील्ड जैसा लिए रहते थे, ढाल, ताकि कोई पत्थर मारे तो बचा जा सके। अब उन ढालों की जगह ट्रांसपेरेंट शीट ने ले ली है, क्योंकि पुलिस के लिए किसी भी प्रदर्शन में ले जाने वाला वो सबसे ज़रूरी एक ढाल है, क्योंकि पत्थरबाजी तो प्रदर्शन में होती है, लोग पत्थर फेंकते हैं। लेकिन कश्मीर में एक चैनल के एक महान रिपोर्टर ने एक फर्जी स्टिंग ऑपरेशन किया। वो जांच में गलत पाया गया और स्टिंग ऑपरेशन में ये निकल के आया कि पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते हैं, 500 रुपये दिए जाते हैं ताकि आप पत्थर फेंको। उसके बाद में लगातार एक खास विचारधारा के लोगों ने, जब प्रदर्शन में लोग पुलिस के साथ में पत्थरबाजी करते थे, पुलिस पर पत्थर फेंकते थे, फौज पे पत्थर फेंकते थे, तो उसको पत्थरबाजी नाम दे दिया गया और ऐसा घोषित कर दिया गया जैसे कि लोग घर से निकलते हैं और पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। जबकि ये वो सामान्य प्रक्रिया थी जो देश भर में कहीं भी होती है कि भाई अगर आप जो है वो पुलिस के साथ टकराव होता है, प्रदर्शनकारी पत्थर फेंकते हैं, और उसको पत्थरबाजी नाम दे दिया गया। अब जहां भी पुलिस प्रशासन का, सरकार का, नागरिक लोग गुस्से में विरोध करें, उसके ऊपर पत्थर फेंकें, वो कांग्रेस वाले हों, बीजेपी वाले हों, आम आदमी पार्टी वाले हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, सरकार और प्रशासन के लिए तो बहुत काम आसान हो गया। कौन सिर मारे, कौन समस्या को हैंडल करे, माथे पे चिपकाओ ठप्पा पत्थरबाज का और दमन शुरू कर दो, होगा कुछ नहीं। याद रखिए, व्यवस्थाओं में जब आप दमन करते हैं तो प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और लोगों का विरोध और मजबूत होकर बाहर आता है। इसलिए दमन तो करिए ही मत। लेकिन ये प्रशासन के, जो प्रशासनिक अकादमी में जो बेसिक पढ़ाई होती है, उसको एक तरफ रख के अगर सरकार के तरीके से काम करना, सरकार की आइडियोलॉजी पे काम करके प्रमोशन जल्दी मिलता है, लाइफ बढ़िया होती है। गाय की देखभाल के लिए आप डॉक्टरों की ड्यूटी लगा सकते हैं। एक रोस्टर वायरल हुआ है पूरा एक IAS अधिकारी का, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुर्सी हासिल करनी है तो उसका जो कामयाब तरीका है वो एक ही पार्टी को पता है, क्योंकि वो उसकी कामयाबी पे सब चर्चा करते हैं। और इस पर एक ऑडियो बुक है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीतती है, कुकू FM पे। बड़ी रोचक जानकारियाँ इस ऑडियो बुक में हैं। इसी तरह की 4000 के करीब ऑडियो बुक, ऑडियो साहित्य, बुक समरीज सब कुकू FM पे हैं, और इस सब को अवेल कर सकते हैं आप एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से, जो वैसे 399 रुपये का है। लेकिन आजकल एक ऑफ़र चल रहा है, हर घर कुकू FM ऑफ़र। ये फैमिली ऑफ़र है जिसमें आप 199 रुपये में ही सारी की सारी 4000 जो ऑडियो बुक्स हैं उसका एक्सेस ले सकते हैं।
ऑडियो बुक्स आपको पता ही है क्या होती है। बड़ा सरल तरीके से आप, एक लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा उसके लिए, बड़े सरल तरीके से आप चलते फिरते, अपना काम करते हुए, कुकिंग करते हुए, दफ्तर के काम करते हुए, ड्राइविंग करते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए ऑडियो बुक्स के ज़रिए ज्ञान ले सकते हैं। ये स्कीम बहुत कम समय के लिए है और 19 जून तक ही आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM ही हैं और वही हो रहा है। अब आते हैं कुवैत पे। जिस तरह से लोगों की जो नैसर्गिक आज़ादी है विरोध करने की, जो भारत के लोगों की है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक वैसे ही आज़ादी कुवैत में भी है। कुवैत में जो लोग भारतीय रहते थे उनको यह अधिकार था कि वो नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन कर सकें या नूपुर शर्मा के पक्ष में प्रदर्शन कर सकें। दो तरह की खबरें हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पक्ष में प्रदर्शन किया था और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने के विरोध में प्रदर्शन किया था। कुवैत की सरकार का ये कहना है कि हमारे यहाँ कानून है कि जो विदेश के नागरिक हैं, जो अप्रवासी हैं, वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, उनको प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है और इसलिए इन सबको हम नौकरी से निकालते हैं और इनको डिपोर्ट करेंगे। और उसको भेज दिया गया है एक ख़ास जगह पे इमिग्रेशन की, जहाँ से उनको बाहर भारत भेज दिया जाएगा और पूरी ज़िंदगी ये लोग वापस कुवैत नहीं जा पाएंगे। ये अत्याचार की एक और पराकाष्ठा है। ये भी ह्यूमन राइट का वायलेशन है। किसी एक विषय पे अपनी बात रखना, किसी एक विषय पे खुद को अभिव्यक्त करना, किसी एक विषय पे अपनी आवाज़ उठाना कतई गलत नहीं है। अगर कुवैत में ऐसा कोई कानून है तो वो कानून भी गलत है, उस कानून का विरोध होना चाहिए। अगर भारत के रहने वाले लोग कुवैत में रहते हैं, भारत के किसी मामले पे अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उससे कुवैत की सरकार को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत ही गलत है। और ये अगेन ठीक वैसी ही चीज़ें जैसी भारत में हो रही है। इन दोनों ही मामलों में जो राज्य सत्ता है, जो स्टेट की ताकत है, स्टेट की शक्ति है, वो आम लोगों के अधिकारों को छीन रही है, जनता को कमज़ोर कर रही है डंडे की दम पे। क्या फ़र्क रहा जो बड़े बड़े तानाशाहों के नाम हम पढ़ा करते हैं, हिटलर, मुसोलिनी, इदी अमीन और भी पता नहीं कौन कौन। तो उन तानाशाहों में और इन सरकारों में जो डेमोक्रेटिक, सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकारें हैं, इनमें क्या अंतर रहा। अगर आप सोचिए कि मैं अगर किसी एक आदमी को थप्पड़ मारूं, वो आदमी आके मेरे घर को तोड़ दे, तब तो आप मान लोगे कि चलो भाई ये तो दुश्मनी है आपसी। लेकिन सरकार से किसी की दुश्मनी तो नहीं है। जो प्रदर्शन कर रहा है उसकी दुश्मनी नहीं है। वो सरकार का उतना ही शुभचिंतक है देश का जितना कि सरकार है। सरकार को 5 साल ठेका दिया गया है शासन चलाने का, सब लोगों ने, जनता ने मिलके। और ये जो शासन चलाना है 5 साल, ये जनहित में, जनता की भलाई के लिए चलाना है, जनता की सेवा करनी है। और उसके बाद आपको दोबारा जनता से कहना है कि भैया आप हमको और मौका दोगे। जनता कहेगी नहीं तो आपको बाहर हो जाना है। तो जब ये स्थितियां हैं तो ऐसे में सरकार बदले की भावना कैसे रख सकती है। किसी मुख्यमंत्री से जाति दुश्मनी है। आज मैं वीडियो में अगर आलोचना कर रहा हूं तो क्या मेरी जाति दुश्मनी है? क्या मैं उनको दुश्मन समझता हूं? जब मैं उनको दुश्मन नहीं समझता, नारे लगाने वाला उनको दुश्मन नहीं समझ रहा है, प्रदर्शन करने वाला दुश्मन नहीं समझ रहा है, तो सरकार उसको दुश्मन क्यों समझ रही है? निजी तौर पे हानि पहुंचाने की कोशिश क्यों कर रही है? बहुत सारी मूर्खताएं लोग करते हैं पॉलिटिशियन। याद कीजिए, आम आदमी पार्टी वाले कुछ लोग एक बार बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शन करने चले गए। अरे भाई, इस देश में जिसको प्रदर्शन करना है इंस्टीट्यूशंस के आगे करो, डीएम के आगे करो, गवर्नर के आगे करो, संसद के बाहर करो। एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन थोड़ी होता है, ये बदला थोड़ी हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से इस बदले की भावना को आपके सामने रख के, इस पे तड़का लगा के, आपकी भावनाओं का, आप किसी के बारे में थोड़ा सा नकारात्मक सोचते हैं क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको समझा दिया, पत्थरवाद जैसे शब्द सिखा दिए, बोल दिया कि ये तो हिंसक हो गए हैं, ये अनियंत्रित हो गए हैं, ये कट्टर हैं, और आपका दिमाग प्री कंसीव नोशन में आ गया और उसको अपनी दुश्मनी निभाने का मौका मिल गया। आप उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। ये हो रहा है।
अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों ने प्रदर्शन के दौरान शांति भंग की है, उसके लिए धारा 151 उसके अंदर आप उनको गिरफ्तार कर लीजिए, उनको पकड़ के ले जाइए, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कीजिए, उसने जो नुकसान किया है उसके बारे में बताइए। लेकिन उससे आप हीरो नहीं बनेंगे। हीरो बनने के लिए आपको लखनऊ में सीए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के फ़ोटो लगाने की ज़रूरत होती है, ताकि सेंसेशन फैल जाए, वाह ये मर्द आया है और ये हमारी कौम की तरफ से लड़ेगा, ये हमारी कौम का रहनुमा है, ये जनसेवक नहीं है, ये सरकार का आदमी नहीं है, ये हमारा रहनुमा है और ये बदला लेगा। क्योंकि जब आप सांप्रदायिक सोच के लोग होते तो आप बदले से आगे सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बातचीत शुरू की थी जर्मनी से, बदला दूसरे देश में एक 17 साल का 15 साल का लड़का किसी राजनयिक की हत्या कर देता, यहाँ पे आप उस कौम से बदला ले रहे हैं। कोई एक चोर पकड़ जाए, ये सारे चोर होते हैं। तो ये जो बदले की भावना आपके अंदर भरी होती है, ये सांप्रदायिकता ही भरती है। इसीलिए अलकायदा वहाँ से उछलता है और बोलता है मैं ब्लास्ट करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अरे भाई, बदला जो कानून के अंदर व्यवस्था उसके अंदर कार्रवाई की जाएगी। अगर नूपुर शर्मा ने विवादास्पद बयान दिया है जिसके कारण समाज में अफरा तफरी फैलती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर वो दोबारा का इस तरह का करती है, लगातार करती है, तो इमरजेंसी बेसिस से उसको जेल में भी डालना चाहिए, क्योंकि वो दोबारा से परिस्थितियाँ ऐसी खड़ी कर रही है। लेकिन गिरफ्तारी के लिए भी लोग नहीं समझ। देखिए, गिरफ्तारी क्या होती है, एक बात समझनी चाहिए। गिरफ्तारी इसलिए होती है कि कोई एक मुजरिम है, किसी एक आदमी है जिस पे आरोप लगा है और उसने कोई एक अपराध किया है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने जाना है, पेश किया जाना है और वहाँ मुकदमा चलना है, जिस मुकदमे को उस आदमी को फेस करना है। अब अगर देश के कानून व्यवस्था को, दूसरी चीज़ों को लगता है कि इस आदमी को ये जांच में सहयोग नहीं करेगा, ये कोर्ट में पेश भी नहीं होगा और ये अगर बाहर रहा तो और अपराध कर सकता है, समाज को और नुकसान पहुंचा सकता है, तो जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, तो पुलिस को कहा जाता है तुम इसको पकड़ के अपने पास कस्टडी में रखो ताकि ये भाग ना जाए, क्योंकि ये आदमी न्याय की प्रक्रिया में शामिल शायद ना हो। ये होती है गिरफ्तारी। किसी भी नागरिक को जेल से बाहर रहने का अधिकार है, अगर वो ये साबित कर सके कि मैं न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करूंगा, मैं न्याय की प्रक्रिया में सहभागिता रखूंगा, तो उसको जमानत मिल जाती है। अगर आपने उसको गिरफ्तार कर लिया तब भी जमानत मिल जाती है। नूपुर शर्मा के केस में अगर लगता है कि ये रिपीटेटिव कोई ऑफेंस करेगी तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर लगता है कि इसके कारण और समाज में जहर फैलने वाला है, तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। किसी एक को पेसिफाई करने के लिए, बदले की भावना के लिए गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। और अलकायदा जैसे संगठन जो धमकी दे रहे हैं, ये भी बदले की भावना है। मैं कोई अंतर नहीं मानता हूँ बदले की भावना वाला, चाहे वो सरकार में बैठा हो, बाहर बैठा हो, आतंकवादी संगठन में बैठा हो, क्योंकि जो सांप्रदायिक हैं, जो लोग भी धार्मिक आधार पर राजनीति करते हैं, धार्मिक आधार पर नफरत फैलाते हैं, वो सब लोग बदले की भावना रखते हैं। और ये जो बुलडोजर वाला एक्ट हो, कुवैत से भगाने वाला एक्ट हो, जर्मनी वाला वो मामला हो, और एक लेटेस्ट मामला लंदन में और आया है। लंदन के एक पुजारी महोदय को वहाँ की सरकार ने अपने साथ रखा था। पुजारी क्या, वो मौलाना थे, और उनको ये कहा गया था कि इस्लामोफोबिया को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, सलाह देने के लिए आप सरकार के सलाहकार बन जाइए। अब एक फिल्म आ रही है मोहम्मद साहब के ऊपर, उस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन में ये महोदय शामिल हो गए। सरकार ने इनको बाहर कर दिया। सरकार ने बाहर कर दिया और ये कहा कि देखिए, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला काम कर रहे हैं आप, इसलिए सरकारी पद पे रह के आपको ये करने का अधिकार नहीं है, चलिए बाहर। मौलाना साहब बाहर हो गए। अब मौलाना साहब कह रहे हैं तो मेरी भी तो अभिव्यक्ति है, लेकिन एक सीधी सी बात यह है कि अगर आप सरकार का हिस्सा हैं तो आप जो भी व्यक्तिगत चीज़ें करेंगे, जो भी काम करेंगे, एक्ट करेंगे, वो सरकार का माना जाएगा। जैसे कि यहाँ बदले की भावना से आप मकान गिरा रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, ये सरकार का काम माना जाएगा, आपकी व्यक्तिगत भावनाएं नहीं समझी जाएंगी। तो ऐसे मौक़ों पे लंदन की सरकार ने हटा दिया। अब आगे क्या कहूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन संविधान की व्यवस्था को, कानून की व्यवस्था को अगर कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी लगातार नुकसान पहुंचा रहा है तो इस देश के सिस्टम को देखना चाहिए, कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।